हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो होप आपकी ये वीडियो देखने से पहले इसका पार्ट 1 देख चुके होंगे, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्न तीनों करा रखा है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले पहले वो देख कर आइए। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो वो आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो है ये, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हमारा है जो कि है जोसेफ मेजनी। तो जोसेफ मेजनी ने क्या किया, हम देखते हैं। जोसेफ मेजनी इटली का रहने वाला था। वह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। उसने इटली के एकीकरण में अनेकों प्रयास किए। जोसेफ मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। तथा हमारा दूसरा है काउंट काबूर के बारे में। तो काउंट काबूर के बारे में लिखते हुए, ये इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इटली के एकीकरण के लिए वहाँ के शासक विक्टर इमैनुएल के द्वारा काउंट काबूर को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। तो इसको आगे हम देखते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, उसने अपने कूटनीतिज्ञ और युद्धों से इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। और तीसरा नंबर हमारा गैरीबाल्डी के बारे में लिखा हुआ है कि गैरीबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी नेता था, जो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। बाद में वह काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। अपने जीवन के अंत समय में उसने सारी संपत्ति देश को दान कर दी और अपना जीवन किसानों की भांति व्यतीत किया। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है हमारा क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बिस्मार्क प्रशा का प्रतिनिधि था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेकों प्रयास किए। वह जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। इसके लिए उसने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से 3 युद्धों को लड़ा। उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया। उसके बाद वह फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया और अंत में वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अकेले ही फ्रांस को हराया। इन सब के चलते 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो इसका आंसर है हमारा, उदय के निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। और हमारा दूसरा दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन के आक्रमणों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा, जिससे यूरोप के अन्य भागों में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। जिसमें पहला था, राष्ट्रवाद के उदय के चलते अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ। और दूसरा है, राष्ट्रवाद के उदय के चलते साम्राज्यवाद की भावना का भी विकास हुआ और यूरोपीय देशों के द्वारा एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और तीसरा हमारा दिया हुआ है,
राष्ट्रवाद के चलते ही भारत तथा अन्य देशों में शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने की प्रेरणा मिली, जिससे भारत सहित अन्य देश भी आज़ाद हुए। तो हम देखते हैं अपने चौथे नंबर पर। होप कि आपको यहाँ तक ठीक ठीक सब समझ में आ रहा होगा। तो हमारा चौथा है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो इसका आंसर दिया हुआ है, जुलाई 1830 की क्रांति के समय चार्ल्स एक्स वहाँ का शासक था। वह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। चार्ल्स एक्स ने पॉलिग्नी को प्रधानमंत्री बनाया, जो प्रतिवादी था। इनके शासनकाल में आम जनता की स्थिति बहुत खराब हो गई। पॉलिग्निक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेष अधिकार दिए। इन सब के विरोध में वहाँ की जनता के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। तो होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर वीडियो डालेंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनानी स्वतंत्र आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो यूनान प्राचीन समय से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। यूनान में भी तुर्की शासन से आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। यूनान में 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। यूनान के लोगों ने आंदोलन में सक्रियता दिखाई। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इसमें तुर्की की हार हुई और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। तो हमारा आंसर होगा 1829 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि जिसके तहत तुर्की की नाममात्र की प्रभुता में यूनान को स्वतंत्रता देने की बात कही गई। इसे यूनान के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आगे लिखा है, अंततः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। बवेरिया के शासक ओटो को यूनान का राजा बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।